हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री, इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों हम पढ़ते, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्ट्स का नेचर, पूरे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है टोटली इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कौन सा एक्ट पढ़ते हैं? इंडियन एविडेंस 1872, 1872। ये आपको याद होना चाहिए कि हम कौन सा एक्ट पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट किया क्या, कौन सा ईयर है? 1872 है। इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इससे पहले क्या था? क्या इससे पहले कोई लॉ था एविडेंस के रूप में, या फिर कैसे हो, मतलब कैसे अगर कोई मैटर होता तो उसको कैसे डिसाइड किया जाता था? तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। Prior to enactment and enforcement of the Indian Evidence Act 1872, in India there was no definite law of evidence. Indian Evidence Act 1872 से पहले कोई definite law नहीं था। इससे पहले कोई डेफिनेट लॉ नहीं था, इनकी एक इस पास एक निश्चित लॉ नहीं था जिसमें कि सारी सब चीज़ डिफाइन, जैसे क्या हम ये लॉ पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसा नहीं था, कॉडिफाइड लॉ नहीं था। In India, the English law of evidence was used in the courts under the Royal Charter. In the presidency towns of the Kolkata, Madras and Bombay. क्या होता था कि इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस यूज होता था कहाँ पे? जो रॉयल चार्टर्स थी इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे में। तो यहाँ इन तीनों कोर्ट्स में क्या होता था? इनमें इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस यूज हुआ करता था। लेकिन जो इसके अलावा अदर कोर्ट्स थी वहाँ पे मैटर वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम एंड यूजेस एग्जिस्ट इन मुस्लिम लॉ में जो भी कस्टम और यूजेस एग्जिस्ट करते थे उन्हीं के बेसिस पे मैटर को डिसाइड किया जाता था। यानी कि कोई ऐसा रूल नहीं था मैटर को डिसाइड करने का कैसे करना है, बट अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ में जो कस्टम और यूजेस चले आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता था। In this direction, in 1835, the law of the evidence was introduced in India, which was enforced in all courts of India. यानी कि पहला जो एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था वो था 1835 का। इसको पूरे इंडिया में इन्फोर्स कर दिया गया था, पूरी इंडिया के कोर्ट्स में। इन 1855 में मैंने रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इट। इसमें फिर क्या किया कि 1855 में से बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, सुधार किए गए in it to make it harmonious with the statutes, but it was not satisfactory conditions. क्यों इसमें चेंजेस किए गए? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियस हो सके इंस्टीट्यूट के साथ। बट क्या हुआ, ये भी बाद में ये भी इसकी जो भी कंडीशन थी, इसको जो चेंजेस किए गए थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इसके बाद अगेन इन 1868 में दी हेनरी मैने प्रिपेयर अ ड्राफ्ट बिल। हेनरी मैने ने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया ऑफ द एविडेंस एक्ट, बट दिस बिल वॉज रिजेक्टेड। एक बिल तैयार किया एविडेंस एक्ट के लिए 1868 में। किसने किया? हेनरी मैने ने किया, बट ये भी रिजेक्ट हो गया, ये बिल ही रिजेक्ट हो गया। द ड्राफ्ट बिल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 was prepared by Sir James Stephen in 1870। फिर 1870 में सर जेम्स स्टीफन ने ये जो इंडियन एविडेंस 1872 है जो हम पढ़ रहे हैं उसका ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था। किसने किया था? सर जेम्स स्टीफन ने किया था, 1870 में किया था। उसके बाद इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिसीव एसेट ऑन 15 मार्च 1872। 15 मार्च 1872 में इस एक्ट को एसेंट मिल गई और इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को ये केम इनटू फोर्स हो गया। फ्रेंड, आप जानते हैं कि एविडेंस एक्ट क्या है, क्यों ये नेसेसरी है, क्यों, मतलब अगर एविडेंस एक्ट नहीं है तो हम क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या लॉसेस हो सकते हैं, और क्यों, मतलब ये नेसेसरी क्यों है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों इसको इनैक्ट किया गया, ये जान लेते हैं। वाई एविडेंस एक्ट नेसेसरी? द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज enforcement of some right or liability of a person which invariably depend upon certain facts। क्या होता है? देखो, जब भी कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो, क्यों होता है? वो इन्फोर्स करना राइट और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन कोई अपनी राइट लाइबिलिटी का क्लेम कर रहा है कि उसके राइट का वायलेशन हुआ है, तो मतलब
तो उसके राइट का वायलेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं हम पे कोई रूल होंगे ना कि हम उनको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है। तो ये सब जो राइट लाइबिलिटी होती थी पर्सन की, राइट लाइबिलिटी होती है पर्सन की, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ये होता है कि इनको इन्फोर्स करना है, ठीक है, विच इनवेरिएबली डिपेंड अपॉन दी सर्टेन फैक्ट्स, जो कि किस पे होती है, कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड होती है। जो हम जिस राइट को हम क्लेम कर रहे हैं वो क्या है, किसी फैक्ट पे डिपेंड है। वो फैक्ट से दो चीज़ें निकल के आ सकती है कि हाँ ये राइट मेरा है या राइट मेरा नहीं है। तो किसी भी कोई भी जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं कि जो भी हम अपने राइट्स को बताना चाह रहे हैं वो किस पे डिपेंड है, किसी फैक्ट पे डिपेंड है, ठीक, फैक्ट पे डिपेंड, ध्यान रखना किस पे डिपेंड है, किसी फैक्ट्स पे डिपेंड है। द बेसिक लॉ विच डिफाइन द राइट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो जो भी हमारा बेसिक लॉ होगा जो हमारे राइट्स एंड लायबिलिटी को डिफाइन कर रहा है ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की जो राइट लायबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, इस कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। उसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, जिसमें हमारे राइट्स दिए वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे देखो मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने घर में कब आऊँ, कब अपने घर में कहीं जाऊँ और कैसे रहूँ, ये मेरे को राइट है। अब कोई बंदा अननेसेसरी मेरे घर में मेरे बिना मर्जी के आए या कोई सामान उठाता है मेरे बिना मर्जी के, मुझे बिना पूछे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे राइट का वायलेशन कर रहा है। या देखो मेरे को अपने ऑफिस जाने के 2-3 रास्ते हैं, मैं कहीं से भी जा सकती हूँ, ठीक है, रास्ते हैं, मैं कहीं से भी जा सकती हूँ, मेरे पर राइट है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को ऑब्वियसली जो इजी रास्ता होगा मैं वहाँ से जाऊँगी, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा मैं वहाँ से जाऊँगी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर वहाँ पे कोई बंदा अपनी गाड़ी खड़ी करके रखता है, नेसेसरी सबको परेशान करता है, रोज़ उसको बोलना पड़ता है, हटाता वो गाड़ी हटाता है, उसमें भी कई सारा टाइम वेस्ट होता है, तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा एक्ट कर रहा है ना जो उसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है। अगर वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है तो मतलब ये एक्ट जो है, ये जो उसका एक्ट है वो पनिशेबल है, जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा था मुझे क्या करना है, मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसका एक्ट जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है और उसको 339 इंडियन पिनल कोड में, और उसको उस एक्ट की पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो ऐसा अगर करना बंद ना करे, है ना। अब जैसे कोई मेरे घर में आ जाता है बिना मेरे से पूछे, ये भी कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये जो एक्ट है ये भी ऑफेंस है। कोई मेरे घर से कोई सामान उठा के ले जा रहा है बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी के, वो भी एक एक्ट है, वो भी ऑफेंस है। तो जब ये सारी चीज़ें ऑफेंस है तो ये कहाँ डिफाइन है, ये इंडियन पिनल कोड में डिफाइन, इनकी पनिशमेंट डिफाइन है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो पनिशेबल एक्ट होगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, इंडियन पिनल कोड हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। आगे बढ़ते हैं। However, in order to establish the applicability of a specific substantive law, अभी जब मैंने अपनी सब्सटेंटिव लॉ की बात की है, अब क्या अगर इनकी एप्लीकेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी एप्लीकेबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए कुछ होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो दी सर्टेन प्रोसीजर्स इन दी कोर्स ऑफ लॉ। एक प्रोसीजर होना चाहिए कोर्स ऑफ लॉ में, क्या होना चाहिए कि इनकी एप्लीकेबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। दैट इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि कैसे कंप्लेंट फाइल होगी, किसके पास कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, पूरा हमारा कहाँ है CRPC में। CRPC क्या हो गया हमारा ये हो गया प्रोसीजरल लॉ हो गया, ठीक। अगर मेरे सब्सटेंटिव राइट का वायलेशन हुआ है तो वो मैं वहाँ पे उनके लिए क्लेम तो कर सकती हूँ, लेकिन वो कैसे होगा, किसके पास एप्लीकेशन होगी, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, पूरा CRPC में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देयर आर ऑल्सो certain rules of the law which deal with the mode of proof of the existence or non-existence of those rights, duties and liabilities, that is the Indian Penal Code। अब जब Indian Penal Code का क्या काम आया, Indian Penal Code क्या कर रहा है कि हर देयर आर ऑल सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ, क्या है कुछ निश्चित रूल भी होने चाहिए लॉ के जो डील करे कि मोड ऑफ प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस मतलब कि जो मैं राइट क्लेम कर रही हूँ वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, जो मैं अपना राइट क्लेम कर रही हूँ कि ऐसा इस रास्ते से मेरे जाने का राइट है, वो मेरा राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। या मैं कह रही हूँ कि मैं अपने घर में कोई मेरे घर में ऐसे ही घुसता है बिना मेरे से पूछे अंदर आ रहा है, सपोज कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सबको आना जाना, मैं उनको रोक रही हूँ, तो वो राइट जो मैंने क्लेम किया है वो मेरा राइट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसको प्रूफ करने के जो रूल्स हैं वो कहाँ दिए गए, वो हमारे इंडियन पिनल कोड में दिए गए, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड क्या है, द लॉ ऑफ एविडेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स है, क्या है, सिस्टम ऑफ rules for ascertaining the controversial question of acts in judicial inquiries। जो भी controversial questions होंगे judicial inquiry में उनको डिसाइड करने के लिए, उनको ascertain करने के लिए क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है।
The basic purpose of the In Evidence Act is to lay down the rules pertaining to the proving or disproving the existence of the certain facts which are called the fact and issue. क्या है, मतलब बेसिक पर्पज जो इन एविडेंस एक्ट का क्या है, वो है कुछ रूल्स हैं, रूल जो जुड़े हुए हैं पर्टेनिंग टू दी प्रूविंग और डिसप्रूविंग दी एग्जिस्टेंस की, जो रूल मतलब उनको प्रूव करना और डिसप्रूव करना, किसको, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। तो उन फैक्ट को प्रूव करना या डिसप्रूव करना जो हमारे फैक्ट के एग्जिस्टेंस है ऑफ सर्टेन फैक्ट, उन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को जो हम क्लेम कर रहे हैं, उन फैक्ट्स के वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उनको प्रूफ करना करने के लिए और जो फैक्ट के ऊपर मैं बात करूँ वो क्या होंगे, हमारे फैक्ट इशू होंगे, यानी कि वो मैटर, वो तथ्य जिन पे हमारा पूरा केस चलेगा, फैक्ट इशू, ठीक, जिस पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारा फैक्ट इशू होता है। द वर्ड एविडेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडर और एविडेंट और एविडर, कहाँ से लिया गया, एविडेंस से, एविडर से, विच मीन्स टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली और टू ascertain और टू प्रूव। तो इन एविडेंस एक्ट का क्या है, कहाँ से लिया गया, कहाँ से ड्राइव किया गया, एविडेंस को कहाँ से ड्राइव किया गया, वर्ड एविडेंस ड्राइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडर से, जिसका मतलब है कि शो क्लियर शो होना चाहिए, डिस्कवर क्लियर होना चाहिए, एसर्टेन होना चाहिए और प्रूव होना चाहिए कोई भी फैक्ट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, रूल ऑफ एविडेंस का क्या ऑब्जेक्ट है। The object of rule of evidence is to help the courts to ascertain the truth, कोर्ट को हेल्प करता है ट्रुथ को एसर्टेन करने में, टू प्रिवेंट दी प्रोट्रैक्टिव इंक्वायरी को प्रिवेंट करना, लॉन्ग इंक्वायरी चल रही है उसको मतलब प्रिवेंट करना, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जजेस के माइंड में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो क्या करते हैं, अगर उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो वो विटनेस के थ्रू वो मतलब उसको प्रूव करना, उसको पार्टी से कहते हैं कि उसको प्रूव करो कि ऐसा कुछ है। जजेस के माइंड में किसी भी केस को लेकर कोई कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, विच मे रिजल्ट फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द एविडेंस इज एक्सेस, जिस वजह से क्या है कि ये जो भी एविडेंस की मांग है वो एक्सेस हुई है, क्योंकि एविडेंस के बेस पे ही कोई केस जो है प्रूव और डिसप्रूव होता है ना। Thus, the Evidence Act 1872 was passed with the main object of preventing इनडिसिप्लिन इन दी एडमिशन ऑफ एविडेंस। जो भी एडमिशन एविडेंस के एडमिशन में क्या था, इनडिसिप्लिन था, 1872 उसको ही दूर करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन एविडेंस 1872 को स्टैब्लिश किया गया बाय इनेक्टिंग अ करेक्ट एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ दी प्रैक्टिस, कि ताकि एक करेक्ट और यूनिफॉर्म रूल को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, यूनिफॉर्म रूल का मतलब एक समान रूल, एक जैसा रूल, हर केस में एक जैसा रूल हो सके, तो इसीलिए इन एविडेंस 1872 को फिर स्टैब्लिश किया गया। फ्रेंड इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, किस नेचर का हमारा एविडेंस एक्ट है। इन एविडेंस एक्ट इज अ पार्टली प्रोसीजरल एंड पार्टली सब्सटैंटिव। देखो वैसे ये प्रोसीजरल लॉ है, बट ये कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक में सब्सटैंटिव लॉ भी है जो हमारे राइट्स की बात भी करता है। तो ये प्रोसीजरल लॉ भी है, सब्सटैंटिव लॉ भी है। अब वो कौन से पार्ट हैं, वो कौन से टॉपिक्स है, वो बाद में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में। अभी आपको क्या जानना है कि इन एविडेंस एक्ट क्या पार्टली प्रोसीजरल एंड पार्टली सब्सटैंटिव है। इन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव नेचर, ये एग्जॉस्टिव नहीं है नेचर में। इट इज लैक्स फॉर मीन्स द लॉ ऑफ द फॉरम और कोर्ट, उस लॉ और फॉरम कोर्ट इन विच द केस इज ट्राइड, उसी लॉ और फॉरम का मतलब फॉरम का केस मतलब लॉ एप्लीकेबल होगा जहाँ केस ट्रायल किया जा रहा है। दूसरे में कह सकते हैं लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे आज इंसिडेंट हुआ तो आज ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उससे पहले भी मतलब पीछे की जैसे आज इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट क्या पहले से क्या रिलेशन था वो सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है इसका। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स विच अंडरलाइन द लॉ ऑफ एविडेंस, जो अंडरलाइन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है लॉ एविडेंस के लिए। ये हम इनको गोल्डन रूल भी इसका कह सकते हैं कि इसके इन एविडेंस के लिए गोल्डन रूल है। कैसे, एविडेंस शुड बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब देखो हम एविडेंस एक्ट हम क्या करेंगे, जो अगर हम एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में तो हम कोर्ट में क्या कोई भी बात बोल देंगे, जाके सारी जो हम कंप्लेंट करे हैं सब कंप्लेंट के बारे में सब बता देंगे कि कोर्ट क्या है, पूरी कंप्लेंट को कहानी की तरह बता देंगे। नहीं, कोर्ट यहाँ पे क्या है कि एविडेंस हमें किसका देना है, जो हमारे फैक्ट इशू में होंगे, जो हमारे तथ्य विवाद में होंगे उन्हीं का हमें एविडेंस देना है, और जो हमारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, जो उन तथ्यों से कनेक्टेड होंगे वो हमारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो एक तो हमारा रेलिवेंट फैक्ट हो गया, सीधा हमारा जो फैक्ट है
जो हमारा फैक्ट इशू हो गया, और दूसरा हमारा रेलिवेंट फैक्ट हो गया जो उस फैक्ट से कनेक्टेड होगा। तो हमें एविडेंस किसका देना है, फैक्ट इशू का देना है एंड रेलिवेंट फैक्ट का देना है। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, हियर से एविडेंस की सुनी सुनाई बात को एडमिट नहीं किया जाएगा। सुनी सुनाई बात क्या होगी, वो एडमिशिएबल नहीं होगी। द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, हमें जो भी केस होगा उसमें हमें कैसे देना है, बेस्ट एविडेंस देना है ऑल केसेस में। फ्रेंड इसकी बात कर लेते हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। टोटल 3 पार्ट्स है इंडियन एविडेंस एक्ट में, 3 पार्ट्स, ठीक, कितने पार्ट, 3 पार्ट हैं टोटल। हम इसमें हमारे 11 चैप्टर हैं और टोटल जो सेक्शन है 167 इसमें हमारे सेक्शंस हैं। अब फ्रेंड इसमें टोटल पार्ट्स दिए गए हुए हैं। इन पार्ट को मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि हमें कैसे इनको मतलब इनको हमें कैसे इनको याद करके रखना है। एक चार्ट मैंने बनाया आपके लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जहाँ पार्ट 1 जो हमारी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, देन फिर पार्ट 2 ऑन प्रूफ है, एंड देन पार्ट 3 प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस। ठीक, ये 3 पार्ट हो गए। अब पार्ट 1 में जो है इसमें हमारे 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ना है, सेक्शन 1 to 4 प्रिलिमिनरी, देन सेक्शन 2 पढ़ना है सेक्शन 5 to 55, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारी ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कब कब रेलिवेंट हो सकता है इसके बारे में बात करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 2, क्योंकि हमारे जो भी हम फैक्ट जो भी एक्ट हुआ है उसकी रेलिवेंसी कैसे कैसे उसकी रेलिवेंसी और कनेक्टेड फैक्ट के थ्रू हो सकती है, हमारे चैप्टर 2 के थ्रू में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हमारे चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 है। चैप्टर 3 में क्या, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, क्योंकि जहाँ पे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, 65 से लेके 68। देन चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस, सेक्शन 59 एंड 60, ये सिर्फ ओरल एविडेंस की बात करता है कि ओरल एविडेंस देनी है, कैसे देनी है, ओरल एविडेंस के कुछ एक्सेप्शन भी हैं क्या, तो ये सारी ओरल एविडेंस के बारे में। देन चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट हमें कैसे देना है और डॉक्यूमेंट के क्या हम डॉक्यूमेंट की जगह ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं, तो ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 6 हमारे 91 से लेके 100, सेक्शन 91 to 100 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसकी एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। अगर उसको हमने एग्जीक्यूट किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट कोई हम कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया है, तो एग्जीक्यूट मतलब उसको अगर हमने रिटर्न में लिखा हुआ, उसको हमने लिखा हुआ है, तो उस लिखे हुए को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। अगर वो हम पे आज नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर वो रिटर्न में है, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 लोगों के बीच, उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा 91 से लेके 100 बात करता है। उसके बाद पार्ट 3 में चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 एंड 11 है। चैप्टर 7 में देख लेते हैं ऑफ दी बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। अगर कोर्ट में कोई गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जो फैक्ट तो कह रहा है, जैसे अक्यूज़ की बात करते हैं, अक्यूज़ के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, और अगर और मैटर्स की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, तो ये हम पूरे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। चैप्टर 8 में हमारा स्टॉपल है। स्टॉपल जैसे कि स्टॉपल क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दी है आज और मेरी उस स्टेटमेंट के बेसिस पे दूसरा पार्टी जिसको मैंने मतलब जिसके लिए लिखा है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब मेरे पे स्टॉपल अप्लाई होगा, नहीं कि मैं अपने उस बात से पीछे नहीं हट सकती। अब मैं उससे इनकार नहीं कर सकती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। जैसे कि अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने का, अब उसने मतलब अपना दूसरा घर बेच दिया, सारी तैयारी कर ली, लेकिन अब मैं बाद में कहूँ कि नहीं मुझे तो ये घर सेल आउट नहीं करना था, तो जो क्योंकि अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अगर उसको उसकी उस पोजीशन चेंज करने मतलब अब अगर मैं उस पीछे हटती हूँ और उसको कुछ लॉस होता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे पे स्टॉपल अप्लाई होगा, जिसने स्टेटमेंट दी उस पर स्टॉपल अप्लाई होगा। तो ये हम पढ़ेंगे 15, 16 एंड 17 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वो चैप्टर 9 में ऑफ विटनेसेस, पूरे विटनेसेस के बारे में कि कैसे कौन विटनेस हो सकता है, कितने हो सकते हैं, कब हमें विटनेसेस को बुलाना है, सारी चीज़ें विटनेसेस के बारे में चैप्टर 9। देन चैप्टर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विटनेस आया है तो उसको वैसे एग्जामिन करना है, उसमें कोर्ट का क्या रूल होगा, कैसे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन चीफ होगा, री एग्जामिनेशन होगा, इस सारा हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, क्या जो इम्प्रॉपर एडमिशन होती है, रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस क्या होती है, और इम्प्रॉपर एडमिशन है, रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस है, तो क्या हम दोबारा एविडेंस दे सकते हैं, ये हमको चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। सॉरी मैंने सेक्शन नहीं लिखा, 167 है कि लास्ट सेक्शन है 167। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।